हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण किसे कहते हैं? तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समय अवधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात खाद्य संरक्षण अर्थात संरक्षण मतलब बचाना, वैसा भोजन जिसे कम समय के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए खराब होने से सुरक्षा करना ही खाद्य संरक्षण कहलाता है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषण तत्वों को भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। अर्थात खाद्य संरक्षण के द्वारा ही भोजन के रंग, उसके स्वाद और उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को जहाँ तक संभव हो सके संरक्षित रखा जाता है। अब आगे है खाद्य संरक्षण के सिद्धांत। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि खाद्य संरक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो खाद्य संरक्षण के निम्नवत सिद्धांत हैं। पहला है सिद्धांत सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। अर्थात खाद्य संरक्षण में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसमें मौजूद जो भी सूक्ष्म जीवाणु है उसे हम लोग नष्ट कर देते हैं। दूसरा है सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना। तीसरा एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। तो ये तीन सिद्धांत हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन था? तो पहला था सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, दूसरा उसके अभिक्रिया को रोकना या फिर उसमें विलंब उत्पन्न करना, और तीसरा है एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। आगे है दूध को उबालकर उसके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। आप लोग के घर में भी दूध आता होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसे गर्म करते हैं जिससे उसमें मौजूद जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वे नष्ट हो जाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग देखोगे कि वो फट जाएगा। आगे है कई बार केवल अल्प अवधि के लिए अर्थात कम समय के लिए ताप देकर उस सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। जैसे डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित न हो सके। अब आगे है छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। याद रखेंगे कि जब आप किसी सेब को छील देते हैं तो क्या होगा, वो जो बिना छिला हुआ सेब है उसकी तुलना में छिला हुआ सेब ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। इसी प्रकार अखरोट तथा अंडों के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण का काम करते हैं और ये सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया में विलंब करते हैं। आगे है तापमान को कम करने या भोजन को जमाने के द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को लंबित अर्थात विलंब किया जा सकता है। कैसे कैसे? तो या तो आप उसे कम तापमान पर गर्म करें या फिर उसे जमा दें। तो इससे क्या होगा, उसके
सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया धीमी हो जाएगी और इससे भोजन का संरक्षण संभव होगा, और अर्थात इससे भोजन बच जाएगा। जमा हुआ भोजन ताज़े भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है। यह इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फर भी सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होता है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे कि कौन कौन जो है सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकने में सहायक होता। तो सोडियम बेंजोएट और दूसरा पोटेशियम मेटाबाइसल्फर। इन रसायनों को परिरक्षक अर्थात प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। किन्हें किन्हें? तो सोडियम बेंजोएट को और पोटेशियम मेटाबाइसल्फर को। आगे है एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होते हैं। ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, अर्थात सभी भोजन में क्या मौजूद होते प्राकृतिक रूप से? तो एंजाइम। एक कच्चे केले को कुछ दिनों के लिए रखने पर केला पक जाएगा और पीला हो जाएगा और फिर उसमें काले काले धब्बे हो जाएंगे और फिर वो सड़ने लगेगा। यह सब एंजाइमों के कारण होता है। अर्थात कोई फल क्यों खराब होता? तो एंजाइमों के कारण। यदि एंजाइमों की अभिक्रिया को रोक दिया जाए तो खाद्य पदार्थ सड़ने से बच जाएगा। तो किस प्रकार आप किसी खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर है एंजाइमों की अभिक्रिया को रोककर। नेक्स्ट है औषधियाँ। रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण आदि में प्रयोग किया जाता है औषधियाँ कहलाता है। औषधियाँ किसे कहते हैं? तो जिसका प्रयोग बीमारी को दूर करने में, दर्द को दूर करने में आदि लक्षणों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, उन रासायनिक पदार्थ को औषधि कहते हैं। आगे है रसायन अर्थात औषध को चिकित्सा विज्ञान में उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, अर्थात बांटा गया है। पहला है ज्वरनाशक। वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है ज्वरनाशक कहलाता है। नाम में ही आपको छिपा हुआ है ज्वर अर्थात बुखार और नाशक अर्थात उसे नाश करने वाला। तो इससे भी आप लोग डायरेक्ट चिन्ह लगा सकते हैं कि ज्वरनाशक कौन सा औषधि होगा? तो यह बुखार को कम करने का। इसके लिए आप लोग कौन कौन सी औषधि ले सकते हैं? तो इसके अंतर्गत एस्प्रिन, पैरासीटामोल तथा फिनएसिटिन ले सकते हैं। अब दूसरा है पीड़ाहारी या दर्दनाशक। नाम से ही पता चल रहा है पीड़ाहारी अर्थात पीड़ा को हरने वाला या फिर दर्द को नाश करने वाला। औषध जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती है दर्दनाशक कहलाती है। वैसी औषधि अर्थात वैसी दवा जो बिना बेहोश किए हुए, बिना किसी मानसिक उलझन के या फिर बिना किसी तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करता हो, उसे क्या कहते हैं? पीड़कहारी या दर्दनाशक। इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला अनिद्राकारी औषधि और दूसरा निद्राकारी औषधि। नाम से ही पता चल रहा है अनिद्राकारी, जिसमें अर्थात जिसे खाने से आपको निद्रा नहीं आएगी, और दूसरा है निद्राकारी अर्थात इस औषधि को खाने से आपको निद्रा अर्थात नींद आएगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन है अनिद्राकारी दर्दनाशक।
एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल अति लोकप्रिय अनिद्राकारी दर्दनाशक है, अर्थात इन दवाओं को खाने पर आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे दवा को खाने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा नींद आती है, लेकिन इन दवाओं को खाइएगा तो भी आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा है निद्राकारी पीराहारी औषध जो सब सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराया जाता है। औषध जो वैसी औषधि जो जब सूक्ष्म मात्रा में अर्थात कम मात्रा में आपको दिया जाता है तब दर्द कम करता है तथा निद्रा उत्पन्न करता है, अर्थात इस दवा खाने से आपको नींद आएगी, निद्राकारी कहलाती है। अतः यह निद्राकारी कहलाएगी, जबकि अधिक मात्रा में यह आलसीपन, कोमा तथा मृत्युकारक हो सकती है। अर्थात यदि आप निद्राकारी पीराहारी दवा को ज़्यादा उपयोग करेंगे तो यह आपके शरीर में आलसीपन ला देगा, हो सकता है या कोमा में भेज दे या फिर इसके कारण किसी की मृत्यु भी हो सकती है। आगे है निद्राकारी पीड़ानाशक मुख्यतः अफीम जैसे मॉर्फिन, कोकीन तथा हेरोइन होते हैं तथा ये आदत निर्माणक होते हैं। यह निद्राकारी ओपिएट कहलाते हैं क्योंकि ये अफीम से प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे, यदि आप लोग निद्राकारी पीड़ानाशक का उपयोग करेंगे तो यह आपको आदत डाल देगा, क्योंकि यह किसके उत्पाद होते? तो यह अफीम के उत्पाद होते। अतः इसका ज़्यादा उपयोग करने से यह आपको एक तरह से लत लग जाएगी, जिसके कारण आप इसे चाहेंगे कि इसे बार बार खाएं। नेक्स्ट है, आगे है पूर्तिरोधी, वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। पूर्तिरोधी किसे कहते हैं? तो वैसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को या तो मार देंगे या फिर उनके वृद्धि को रोकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे पूर्तिरोधी कहलाते हैं। पूर्तिरोधी जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते, अर्थात पूर्तिरोधी है जो जीवित ऊतक है उसे कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे तथा इनका प्रयोग कटने तथा घाव पर किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि एंटीसेप्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता? तो किसी को कट जाएगा तब भी और या फिर उसे घाव हो जाएगा तब भी। पूर्तिरोधियों अर्थात एंटीसेप्टिक के सामान्य उदाहरण है मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आयोडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट आदि। ये सभी जो है एंटीसेप्टिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है विसंक्रामक अर्थात डिसइंफेक्टेंट्स, वे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। इसके पहले था एंटीसेप्टिक में वे उसे नष्ट नहीं करते, मार देते हैं और क्या करते हैं? उसकी क्रिया को धीमा कर देते हैं। लेकिन इसमें है क्या? वे शीघ्रता से जितना जल्द हो सके उसे मार देते हैं। यह क्या कहलाता है? तो विसंक्रामक। इसका प्रयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमण में किया जाता है, अर्थात इनका प्रयोग करके हम लोग किसी भी अफेक्टेड वस्तु को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जैसे यदि आप कोई भोजन करते हैं तो क्या होगा? उसमें कुछ जीवाणु उसमें रह जाएंगे जिसे वे इसके द्वारा हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। यह जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं तथा त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। इसके उदाहरण है फिनॉल, मेथिल फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर,
सल्फर डाइऑक्साइड आदि ये सभी जो है किसके उदाहरण है? तो डिसइंफेक्टेंट्स के। नेक्स्ट है प्रशांतक। वे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है वे क्या कहलाते? तो प्रशांतक। प्रशांतक किसे कहते? तो वैसी औषधि जिसका प्रयोग मानसिक तनाव को दूर करने में या फिर अवसाद दूर करने में प्रयोग किया जाता है। आगे है ये औषध अर्थात ऐसी औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं तथा उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनमें अति तनाव, अवसादित तथा हिंसक गुण होते हैं। तो याद रखेंगे ऐसी औषधियाँ किसे दी जाती? तो उन मरीजों को जिनमें अति तनाव अर्थात हाइपरटेंशन होता, अवसादित होते और उनमें हिंसक गुण होता, उन्हें ऐसी औषधि दी जाती है। रेजरपाइन एक प्रबल प्रशांतक है। सबसे प्रबल प्रशांतक कौन है? तो रेजरपाइन, जिसे रोवोफिलिया सर्पेंटाइना पौधे से पृथक अर्थात अलग किया जाता है। ये जो रेजरपाइन है किससे प्राप्त किया जाता? तो राइवोफिलिया सर्पेंटाइना से। नेक्स्ट है बार्बिट्यूरिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न जैसे ल्यूमिनल, सेकोनल आदि अन्य प्रशांतक औषधि हैं। इसके अलावा भी अन्य औषधियाँ ये हैं। नेक्स्ट है प्रतिजैविक। अब आइए समझते हैं प्रतिजैविक किसे कहते हैं? प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं। प्रतिजैविक किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो कि जीवित कोशिकाओं से प्राप्त किए जाते हैं या फिर उससे बनाए अर्थात निर्मित किए जाते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रिया को बाधित करते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। और इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कि सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रिया को या तो वो बाधित कर देंगे या फिर नष्ट कर देते हैं। आगे प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1929 में कवक पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की? तो 1929 में। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी भी आए हैं, अक्सर विभिन्न एग्जामों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सल्फा ड्रग्स। औषधों का वह समूह जो किसी सल्फेनिलामाइड से उत्पन्न होता है। सल्फा ड्रग्स क्या है? तो औषधि का वह समूह जो सल्फेनिलामाइड से उत्पन्न होता है उसे सल्फा ड्रग्स कहते हैं। चाहे तो सल्फा यहाँ भी है और सल्फा यहाँ भी है, तो इसे याद रखेंगे कि सल्फा नीलामाइड्स क्या है? तो सल्फा ड्रग्स है। नेक्स्ट है सल्फा डाइजीन। यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फा ड्रग्स है। यह सल्फा ड्रग्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ड्रग्स का नाम सल्फा डाइजीन है। यह लगभग सभी प्रकार के कॉक्सस संक्रमणों में प्रभावकारी होता है। इसका प्रयोग पेचिश, मूत्र व श्वसन संक्रमणों के उपचार हेतु किया जाता है। सल्फा डाइजीन का प्रयोग किसमें? तो पेचिश में, मूत्र व श्वसन संक्रमणों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है बेहोशी कारक। वे औषध जो सभी प्रकार की कोशिकाओं प्रमुखतः तंत्रिका तंत्र,
के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करती है, बेहोशी कारक कहलाती है। अर्थात इसे खाने से आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसमें अचेतना अर्थात वह सुन्न हो जाएगा, अर्थात इनसेंसिबिलिटी हो जाएगी। बेहोशी कारकों का प्रभाव उत्क्रमणीय होता है, अर्थात प्रभावित अंग बेहोशी कारक की सांद्रता के कम होने पर शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात जैसे ही इसका प्रभाव कम होगा वैसे ही सामान्य जिसके लिए यह दवा दी गई है वो सामान्य अवस्था में आ जाएगी। अब आगे है खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा जीवाणुओं, यीस्ट तथा कवक से करने में किया जाता है। तो खाद्य परीक्षक किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग भोजन की रक्षा करने वाले जीवाणुओं, यीस्ट तथा कवक से करने में किया जाता है। कुछ सामान्य प्रयुक्त खाद्य परीक्षक निम्नलिखित हैं। पहला है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता? तो इसका प्रयोग जैम, सॉस और अचारों के परीक्षण में किया जाता है। दूसरा है सोडियम बेंजोएट। यह सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक है। इसका प्रयोग मृदु पेय अर्थात सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, अम्लीय भोजन तथा अचार में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो परिरक्षक के रूप में। तीसरा है सॉर्बिक अम्ल तथा इसके लवण। सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट का अत्यधिक प्रयोग कुछ भोज्य पदार्थों में यीस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे जीन, पका खाना, अचार तथा कुछ मांस एवं मछली उत्पाद। नेक्स्ट है चौथा एपोक्साइड। एथिलीन तथा प्रोपिलीन एपोक्साइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक है तथा शुष्क फल अर्थात सूखे फलों में, मसालों आदि के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता? तो एपोक्साइड का। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी सोडियम बेंजोएट का। तीसरा प्रश्न है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? तो सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकीय क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्य है। इसका सूत्र C6H5COOH होता है। इसके लवणों का खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है।
तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ की जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु ईस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोका नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है फेनॉल। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक फ्रेऑन है। अब अगला प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो इसका उत्तर है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने में यह प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है कौन सा? तो फ्रुक्टोज अर्थात फल शर्करा। शहद के प्रमुख घटकों में फ्रुक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुफ्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% तथा जल 17.2% शामिल है। अब अगला प्रश्न है, बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। आगे है, एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। यद्यपि एस्पार्टेम की प्रति ग्राम मात्रा शरीर द्वारा उपापचय क्रिया के पश्चात 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, परंतु एस्पार्टेम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसका कैलोरी अंश नगण्य होता है। अब अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर है एक पेड़ से। एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसीटिन सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, एस्पिरिन है तो एंटीपायरेटिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो इसका उत्तर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में
यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक तो इमल्सन अर्थात पायस का। दूध एक पायस का उदाहरण है। इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न है, इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इसका उत्तर है शहद। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होते हैं। ये विलयन टिंडर प्रभाव तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। शहद टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, अतः ये कोलाइड नहीं है। अब अगला प्रश्न है, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। एक रूपन प्रक्रिया द्वारा दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध में समान रूप से वितरित रह सके। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती और दूध का गाढ़ापन और प्रकृति एक रूप हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो लैक्टिक अम्ल। दूध से दही उचित तापमान पर लगभग 12 घंटे में स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो इसका उत्तर है जीवाणु की। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका उत्तर है बी, यूजेनाल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनाल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है अमरूद। पपीते में पाइपन नामक तत्व पाया जाता है, जो जिलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात
बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।